हेलो इन्वायरमेंट साइंस स्टूडेंट, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। मेरा नाम सपना कुक्कर है और मैं जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट जीआरएफ इन्वायरमेंट साइंस की एजुकेटर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका स्कोप क्या है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, उनका थोड़ा आइडिया लेंगे। देन इन्वायरमेंट एजुकेशन, तिब्लिसी कॉन्फ्रेंस। देन उसके बाद हम अपना इन्वायरमेंट इथिक्स, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एंड नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। फिर हम कुछ पीवाईक्यू को कवर करेंगे जो हमारे 2012 से 2025 तक आए हैं। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट होता क्या है? जो भी हमारे इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे चारों तरफ हमें सराउंड करके रखा हुआ है, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, लैंड हो, लिविंग थिंग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उन सब वो सब मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। कि अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट टर्म है, जो हमारा इन्वायरमेंट वर्ड है, वो एक फ्रेंच वर्ड से आया। ठीक है, इन्वायरनर एक फ्रेंच वर्ड से आया जिसका मतलब होता है एनसर्किल, सराउंड, कि हमारे चारों तरफ। ठीक है, जो टर्म थी इन्वायरमेंट की, वो किसने दी? वो इकोलॉजी में दी। किस में दी? इकोलॉजी में दी। और किस साइंटिस्ट ने दी? जैकोब वन अर्कल 1864 से 1944 के बीच में दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी होता है स्टडी करना, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म की और उसके इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन को स्टडी करने को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी डेफिनेशन क्या है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? अगर हम ईपीए एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी डेफिनेशन है सम ऑफ टोटल ऑफ लैंड, वाटर, एयर एंड देयर interrelationship among them and also with the human beings and other living organism। मीन्स कि टोटल आपका लैंड, वाटर एंड एयर, इन सब का रिलेशनशिप ईपीए एक्ट के अकॉर्डिंग, ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है ईपीए एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट साइंस होता क्या है। इन्वायरमेंट साइंस हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। कौन सी फील्ड है? इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें हम फोकस करते हैं इंटरेक्शन अमंग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। जो इन्वायरमेंट के ये कंपोनेंट होते हैं, इनके इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं। और हमारा मेन फोकस कहीं पे होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन पे। ठीक है, इसमें हम इन्वायरमेंट साइंस में मोस्टली फोकस इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन पे करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे चार मेजर सेगमेंट्स होते हैं, चार मेजर टाइप होते हैं, जो कि हमारा होता है एक तो एटमोसफेयर, एटमोसफेयर। सेकंड होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर, फिर हमारा लिथोस्फेयर, फिर हमारा बायोस्फेयर। ठीक है, ये हमारे चार होते हैं। अब हम धीरे धीरे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। फंक्शन वो सॉरी, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है गैसेस का, जो हमारी अर्थ के को सराउंड करके रखा हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है? प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है गैसेस का, जो कि हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है उसने। ठीक है, कि जैसे क्या होता है कि हमारी जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ को चारों तरफ से हवा ने घेरा हुआ है और हवा मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। ठीक है, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस की तरह काम करता है सराउंड द अर्थ करके। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ, कि यहाँ हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द होस्टाइल इन्वायरमेंट, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द होस्टाइल इन्वायरमेंट ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, होस्टाइल इन्वायरमेंट से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है कॉस्मिक रेज को। ठीक है,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है, जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। जो हमारी यूवी विजिबल नियर इंफ्रारेड रेडिएशन है 300 से 2500 नैनोमीटर के बीच की, उनको तो अलाउ कर रहा है कि वो ट्रांसमिट हो सकती है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। और हमारी ये हमारी रेडियो वेव हुई, इतनी रेडियो वेव तक का ये अलाउ करता है। और ये क्या कर रहा है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रही है उनको फिल्टर आउट कर दे रहा है। जो कितने नैनोमीटर के नीचे है, 300 नैनोमीटर से बिलो है, उनको फिल्टर आउट कर देता है, उनको अर्थ सरफेस पर नहीं आने देता। कंपोजिशन की बात करें तो हमारी मेजर गैसेस होती है कुछ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारी मेजर गैसेस है। कुछ हमारी माइनर गैसेस भी होती है, अर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ हमारी ट्रेसिस गैसेस भी होती है जैसे कि नियोन, हीलियम एंड मीथेन, ठीक है। ये हमारी कुछ ट्रेसिस गैसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जितने भी वाटर रिसोर्सेज है, ऑल वाटर रिसोर्सेज ऑन द, जितने भी वाटर रिसोर्सेज है हाइड्रोस्फीयर में वो सब आ जाएंगे। चाहे वो हमारा ओशन एंड सीज हो, रिवर, लेक एंड स्ट्रीम हो, रिवर, लेक एंड स्ट्रीम हो, या हमारा रिजर्वोयर हो, या हमारा पोलर आइस कैप ग्लेशियर हो, या हमारा ग्राउंड वाटर हो, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर की बात करें तो 97% वाटर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ओशन में प्रेजेंट है। अगर हम 2% की बात करें कहाँ प्रेजेंट है, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर में प्रेजेंट है। और 1% फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है, कि हमारे यूज़ के लिए सिर्फ 1% अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, solid the lithosphere is the outer mantle of the solid earth। solid earth का outer mantle part होता है, outer crust भी बोल सकते हैं इसको। solid earth का outer crust part होता है solid earth का, ठीक है। ये outer mantle part होता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, अर्थ का सोयल एंड मिनरल्स, ठीक है। अब हम बायोस्फीयर की बात करेंगे। बायोस्फीयर कैसे बनता है, बायोस्फीयर में हमारा एटमोस्फेयर भी होगा, हाइड्रोस्फीयर भी होगा एंड हमारा लिथोस्फीयर भी होगा, ठीक है। जहाँ ये तीनों कंपोनेंट होंगे ये लाइफ गिविंग जोन बनाएंगे, कि वहाँ पर हम अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम क्योंकि हमें है एटमोसफेयर भी मिल गया, हाइड्रोस्फीयर भी मिल गया, है ना, हाइड्रोस्फीयर भी मिल गया। एंड हमारा क्या हो गया कि हमारा लिथोस्फीयर भी है जहाँ पर हम अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलके हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं जहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल होती है, ठीक है। हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं अच्छे से। अब हम मैं बात करूंगी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी की बात करती हूँ, अब हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल क्या था इकोलॉजी का, जो कि किसने दिया था, मिश्रा 1991 में दिया था। इसके 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है होलिज्म, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कंजर्वेशन। अब हम होलिज्म की बात करते हैं। होलिज्म में क्या कहा गया, होलिज्म में इन्होंने कहा कि जो हमारा नेचर है ना, हमें उसको स्टडी करना चाहिए एज अ होल, ना कि आइसोलेटेड पार्ट में। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे इन्वायरमेंट के वो हमारे कनेक्टेड होंगे। और ये एक डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम, एक डिफरेंट हिरार्किकल लेवल पर काम करता है, जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बताया कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ काम करता है, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई कि हम इन्वायरमेंट को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फिर हमें उनको बताना होगा कि भाई इससे ये, आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो इससे हमारा पोल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, हमारा इन्वायरमेंट को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे हमें बचाना चाहिए, उनको हमें समझाना होगा। फिर हमें अपने प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करनी होगी कि हम कैसे सस्टेनेबल वे में अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। फिर हमें इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रमोट करनी होगी अपनी सोसाइटी में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इम्पोर्टेंस क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। जो ये हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल को, मॉडर्न कंसेप्ट है, जो हमारा मॉडर्न इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है उसको समझने में हेल्प करता है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सबको समझने में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमारी हेल्प करता है। और एक लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल प्रमोट करता है, कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस टाइप से यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसकी कमी ना पड़े। और ये हमारा एनकरेज एफिशिएंट एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द
एफिशिएंट एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये सिखाता है। एंड एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल इन्वायरमेंट, कि कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में क्या अडेप्ट कर रहा है और या माइग्रेट कर रहा है, और ये सब हमें इस चीज़ से पता चलता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या करता है। रिलेशनशिप बताता है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन, सिम्बायोसिस, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बताता है। एंड इन्वायरमेंटल क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेटर पीपल अबाउट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के भी, कि हमारी इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे हमें अवेयर करता है। और हमें ये बताता है कि लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पर हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पर हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस आ गया। इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एक हमारा लर्निंग प्रोसेस है जो कि हमें अवेयर करता है, नॉलेज देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है हमारे अंदर, स्किल को डेवलप करता है कि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, और रेस्पॉन्सिबल एक्शन लेने में कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस एक्शन से और कैसे पार्टिसिपेट करके हम उसको, अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ये था इन्वायरमेंट एजुकेशन सिर्फ हमारा हमारे स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमें अपने घर से, अपने फार्म से, इंडस्ट्री और अपनी कम्युनिटी से इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। और हमें उस प्रमोट करना चाहिए कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक सस्टेनेबल वे में यूज़ करें, कि हम उसको अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं तिब्लिसी कॉन्फ्रेंस। तिब्लिसी कॉन्फ्रेंस में किसने, तिब्लिसी कॉन्फ्रेंस कब आई? 1977 में आई थी। ठीक है। किसने किसने ऑर्गेनाइज की थी? किसने ऑर्गेनाइज की थी? यूनेस्को एंड यूएनईपी 1977 इनमें इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है। अगर हम मेजर प्रिंसिपल की बात करें तो नेचुरल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इन्होंने भी इन्वायरमेंट को एज अ होलिज्म देखा, एज अ होल देखा। ठीक है। कि हमें इन्वायरमेंट को एक साथ उसकी बात करनी चाहिए, ना कि ऐसे कि अगर हमारा फॉरेस्ट में अफेक्ट हो रहा है तो हमारे एनिमल्स भी अफेक्ट हो गए, हमें उनको पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी बात नहीं करनी चाहिए। हमें उनको सबको एक साथ लेकर, पूरे इन्वायरमेंट को एक साथ लेकर उसकी बात करनी चाहिए, इन्होंने ये बोला। तो इन्होंने बोला लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल में बताया कि इन्वायरमेंट एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की भी बात की। अब हम बात करते हैं, इन्होंने हमें ये बताया है कि अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, इवोल्यूशन, एबिलिटी एंड द पार्टिसिपेशन, की हमारे इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, हम उनको कैसे इस ट्रीट कर सकते हैं, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, और अपने लेवल से क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बताया कि अवेयरनेस, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम पता चली कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। फिर मैंने क्या देखा कि मैंने अवेयरनेस हो गई, फिर मैंने उसकी नॉलेज ली कि इस पोल्यूशन से क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। हमें पता चलेगा कि अच्छा ये इफेक्ट हो रहा है। फिर हमने क्या करा, हमने खुद में एक एटीट्यूड डेवलप करा, मतलब कि उससे रिगार्डिंग हमने देखा कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं और कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है। फिर हमने उन स्किल को डेवलप करना, अपने कुछ स्किल डेवलप की जिससे हम अपने पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं पॉल्यूशन से। ठीक है। फिर हमने क्या किया, इवोल्यूशन एबिलिटी, कि हम किन उससे इसको मिटिगेट कर सकते हैं। हमने इवेल्युएट करे कौन सा तरीका बेस्ट है, किस तरीके से हम पोल्यूशन को मिटिगेट कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट में पार्टिसिपेट किया। फिर हमने किसी भी कहीं भी जाके पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करके हमने देखा, तो ये हमारे कि हम इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स है, इनको फॉलो करके हमारे वो कर सकते हैं, अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, इवोल्यूशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है। सो ये हमारे स्टेप हो गए। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इथिक्स की। इन्वायरमेंट इथिक्स क्या होता है? अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इथिक्स, व्हाट इज इन्वायरमेंटल इथिक्स? ठीक है। ये ब्रांच है हमारी, ब्रांच होती है इन्वायरमेंटल फिलोसफी की। ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, नेचर के और ह्यूमंस के बीच का मोरल रिलेशनशिप को देखते हैं। इसमें हम
क्या करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी एंड जस्टिस पर फोकस करते हैं कि इथिक्स होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और हम इसमें ये बात करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये हमारे कुछ इथिकल क्वेश्चन है। क्या हमें ट्री काटने चाहिए अपनी ह्यूमन नीड्स के लिए? क्या ये राइट है कि स्पीसीज एक्सटेंशन हो रहा है? क्या ये सही बात है? क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन को लेके कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमें कंटिन्यू फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना चाहिए, और हमें एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए? ठीक है, अब हम हमारे ये 3 एरियाज है इन्वायरमेंटल इथिक्स के। ठीक है, इन्वायरमेंटल इथिक्स के हमारे एक रिसोर्स इथिक्स, एक एनिमल इथिक्स, एक नेचर प्रोटेक्शन इथिक्स। रिसोर्स इथिक्स में हम क्या करते हैं कि हम रेस्पॉन्सिबल यूज़ करते हैं, मीन्स कि हम कंजर्व करके और सस्टेनेबल वे में अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे वाटर एयर सॉयल क्लाइमेट, इनका हम एक सस्टेनेबल, इनको कंजर्व करेंगे और सस्टेनेबल वे में इनका यूज़ करेंगे। एनिमल इथिक्स में हम ये देखते हैं कि हम किसी एनिमल्स को कैसे इथिकल वे से ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और नेचर प्रोटेक्शन इथिक्स में हम क्या देखते हैं, हम पूरे अपने इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, स्पीसीज को, मतलब हम अपनी नेचुरल हैबिटेट को बचा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होता है? ये एक ह्यूमन सेंटर अप्रोच होती है। मीन्स ये समझो कि जो हम अपने बेनिफिट के लिए नेचर को बचाते हैं उसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बोलते हैं। एंड ये हमारी एक ह्यूमन सेंटर अप्रोच है। हमारी भी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि ह्यूमंस की भी अपनी खुद की वैल्यू, खुद में वैल्यू होना, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, नेचर हैज़ अ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, कि नेचर की यहाँ पर नेचर की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उसको अपने फ़ायदे के लिए बचा रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वो हमारे बेनिफिट के लिए है। ठीक है, उस हम फोकस करते हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ह्यूमन वेलफेयर पे, और हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो राइट है ना नेचर का, हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं इसमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की। नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होता है कि हम नेचर, इसमें क्या होता है कि नेचर की खुद की वैल्यू होती है, हम इंट्रिंसिक वैल्यू नेचर को देते हैं कि नेचर की भी खुद की भी वैल्यू है, कि फॉरेस्ट है कि वे हमारे काम नहीं आ रहे बट उसकी खुद की वैल्यू है इसीलिए वो वहाँ पर है। नदी है कि हम जब नदी है, नदी से हम पानी हमारा हम यूज़ नहीं करते बट उसकी खुद की अपनी एक वैल्यू है। तो इसमें क्या होता है नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में, जो नेचर के लिए हम अपना नेचर को बचाते हैं, जो नेचर के लिए ही हम नेचर को बचा रहे हैं, ना कि अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, इसमें हमारा की मेजर टाइप्स, एक बायोसेंट्रिज्म आ जाएगा, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, इकोसेंट्रिज्म पूरे इकोसिस्टम की एक अपनी वैल्यू है। ठीक है, डीप इकोलॉजी थोड़ा रेडिकल व्यू है, और ये लाइफ स्टाइल चेंज की बात करता है और ह्यूमन डोमेंसी को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें ये पढ़ा, अभी तक हमने अपनी पूरी क्लास में पढ़ा कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, फिर हमने क्या पढ़ा, एटमॉस्फेयर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बायोस्फेयर कि हमारा लाइफ जोन होता है ये, और लिथोस्फेयर। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इन्वायरमेंट एजुकेशन, फिर हमने पढ़ी तिब्लिसी कॉन्फ्रेंस, फिर हमने क्या पढ़ा लास्ट में आके, लास्ट में हमने इन्वायरमेंटल इथिक्स पढ़ा। ठीक है, फिर हमने इसमें, अब हम अपने क्या करेंगे, अब हम करेंगे PYQ। ठीक है, तो चलो अब सोल्व करो PYQ। अरेंज द फॉलोइंग, चलो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एज अ प्रोग्रेशन ऑफ रिलेशन थ्रू डिसिप्लिनरी रिडक्शनिज्म टू होलिज्म। तो सबसे पहले कंसेप्ट को फाइंड आउट करो, इसमें कंसेप्ट क्या है, किस कंसेप्ट की बात हुई इसमें, किस कंसेप्ट की बात हुई, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना या नैरो से ब्रॉड जाना। डिसिप्लिनरी हमारा एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, और जो हमारा होलिज्म होता है वो हमारा, उसमें हमारे सब सब्जेक्ट आ जाएंगे, हमने इसको डब्लू होल बोला। ठीक है, इसमें हमारे सब सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले देखो, ऑप्शन वाइज देखते हैं हम। देखो ऑप्शन, ये हमारे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन से देखो कि कौन सा बैठेगा। तो सबसे पहले बी वाला चेक करते हैं, डिसिप्लिनरी, यस, फर्स्ट वाला 50%, इसको हमने 50% दे दिया।
ठीक है। सेकंड वाला ई, सबसे पहले ट्रांस डिसिप्लिनरी तो नहीं आएगा, तो इसको सेकंड वाले को हटा दो, थर्ड वाले को भी हटा दो। तो ये अब हमारा 50-50% बचा, या तो वन होगा या डी होगा। अब देखो डिसिप्लिनरी के बाद क्या आएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी आएगा या क्रॉस डिसिप्लिनरी आएगा। देखो बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है ये एक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होना, बट ये मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये मिक्स नहीं होंगे, तो हमारा क्या है तो सेपरेट ही। तो सिंगल की बात करा है तो इसमें हमारा डी आएगा। अब सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा डिसिप्लिन, सबसे पहले आएगा हमारा डिसिप्लिनरी, फिर आएगा हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी, फिर आएगा हमारा क्रॉस क्रॉस डिसिप्लिनरी, फिर आएगा हमारा इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर में दो इंटीग्रेट करके बना रहे हैं, और ट्रांस में हमारा ट्रांस डिसिप्लिनरी में आ जाएगा हमारा सब कुछ मूल। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा इसमें, तो हमारा क्या क्वेश्चन करेक्ट होगा इसमें, डी। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी सही हुआ। सबसे पहले डिसिप्लिनरी सिंगल सब्जेक्ट आया, फिर हमारा क्या आया, मल्टी डिसिप्लिनरी, फिर क्रॉस डिसिप्लिनरी, फिर इंटर डिसिप्लिनरी, देन ट्रांस डिसिप्लिनरी आया। ठीक है, आप इसको ये सब पढ़ सकते हो कि डिसिप्लिनरी अप्रोच वन सब्जेक्ट पे फोकस करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीपल पे करता है बट सेपरेटली, इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेट करके इंटीग्रेट करके, ट्रांस डिसिप्लिनरी में हमारे सब इंटीग्रेट होके सारे सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टेनेंट ऑफ फ्रंटायर एथिक्स इन अ सस्टेनेबल सोसाइटी। तो हमारा आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि फ्रंटायर एथिक्स होता क्या है। फ्रंटायर एथिक्स को ऐसे समझो कि ये ह्यूमन सेंटर होता है, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए तो लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है हमारे नेचर में, अगर हमारे इस पार्ट्स पे खत्म हो गए तो हम दूसरे पार्ट्स में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये वो है कि जितने भी रिसोर्सेज है वो सब हमारे लिए ही तो बने हैं, हम ये सोच के चलते हैं। तो इसमें अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नहीं है। अर्थ, वो अर्थ हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज सप्लाई, अनलिमिटेड रिसोर्सेज को तो हम सोचते ही है, तो ये तो सही हुआ। देयर इज ऑलवेज मोर एंड इट इज ऑल फॉर ह्यूमन यूज, हम हमेशा ये सोचते हैं कि बहुत सारे हैं और वो हमारे यूज के लिए भी है, ये भी सही हो गया। और फिर हम सोचते हैं ह्यूमंस अपार्ट फ्रॉम नेचर रेदर देन द पार्ट ऑफ इट, कि हम तो हम नेचर का पार्ट ही नहीं है, हम ये सोचते हैं, तो ये भी सही हो गया। तो गलत क्या हुआ कि वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद नेचर, जो हमारा फ्रंटायर एथिक्स है वो कोऑपरेट करने की, अंडरस्टैंड करने की तो बात ही नहीं करता। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन हो गया इसका, हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये समझो कि फ्रंटायर एथिक्स क्या होता है, ये रहा फ्रंटायर एथिक। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म अप्रोच होती है जब हम सोचते हैं कि हमारे रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है, हम ही मास्टर्स है, नेचर हमारे लिए ही है, अगर एक एरिया फिनिश हो गया तो हम दूसरे एरिया पे चले जाएंगे, ये सब। और ये हमारा कंसेप्ट हो गया कि की फ्रंटायर एथिक्स क्या है और सस्टेनेबल एथिक्स क्या है। अब हम अपना इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, यूएनडीके ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हुआ था एजुकेशन के लिए, तो ये हमारा आप सबको पता होगा 2005 से 2014 के बीच में हुआ था। और किस किस को उसमें हुआ था, किसने दिया था, यूनेस्को ने इसको लीड किया, यूनेस्को ने इसको लीड किया था। और 2005 से 2014 के बीच में इसका टाइम ड्यूरेशन था। और इसका एम क्या था, हम कि प्रिंसिपल थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना इसका प्रिंसिपल था। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या करता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, डज नॉट प्रोवाइड डिसिप्लिनरी फोकस। भाई डिसिप्लिनरी फोकस तो प्रोवाइड कर रहा है ना, वो इंटर डिसिप्लिनरी फोकस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये गलत हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट एजुकेशन डज नॉट प्रोवाइड डिसिप्लिनरी फोकस, अगर ये यहाँ से ये ही हमारा गलत हो गया। ठीक है, और ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने में भी हेल्प करता है। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ वैल्यू,
डिस्टिंग्विश इन इन्वायरमेंटल इथिक्स। दो वैल्यू की बात करी हमने इन्वायरमेंटल इथिक्स में, वो कौन कौन सी वैल्यू थी? एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू थी और एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जो कि ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए है, हम ये सोचते हैं नेचर हमारे लिए वैल्यूएबल है क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल है। और इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें हम क्या बात करते हैं कि नेचर की खुद की वैल्यू है, हाँ, वो इसीलिए नहीं एग्जिट करती कि वो हमारे यूज के लिए है, उसकी खुद की अपनी वैल्यू है इसीलिए वो एग्जिट करती है। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एंड, क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें बताया था कि सबसे पहले सबसे पहले मैं अवेयर होंगी, ठीक है, कि पोल्यूशन हो रहा है, फिर मुझे नॉलेज आएगी कि क्या, अवेयर हो गई, अवेयर के बाद नॉलेज, फिर उसके बाद नॉलेज किसके इफेक्ट क्या हो रहा है, फिर मैं खुद में एटीट्यूड की मुझे ये कंट्रोल करना है, मैं पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करूंगी, फिर मैं खुद में स्किल डेवलप करूंगी, फिर मैं इवेल्युएट करूंगी कि मैं इसको कैसे कैसे मिटिगेट कर सकती हूँ, देन मैं पार्टिसिपेशन करूंगी। तो देखो, अब सबसे पहले आपको नॉलेज आएगी कि क्या इफेक्ट हो रहा है, ये देखोगे नहीं, क्या इफेक्ट हो रहा है देखोगे नहीं, अवेयरनेस देखोगे ना, अवेयरनेस हुई, फिर नॉलेज की क्या इफेक्ट हो रहे हैं उसके, फिर आप खुद के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करोगे कि मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, कि फिर हम क्या देखेंगे, हम स्किल देखेंगे कि किस स्किल से कर सकते हैं, फिर हम कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सा बेस्ट मेथड होगा, फिर हम अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे उसमें। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा थर्ड। ये कंसेप्ट हमारा तिबलिसी कॉन्फ्रेंस से आया है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, ये सब आप देख लेना। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इथिक्स। जो हमारा इन्वायरमेंटल इथिक्स है, जो हमने पढ़ा इन्वायरमेंटल इथिक्स, तो ये किस किस के साथ किसका मोरल रिलेशनशिप बताता है? ह्यूमन बींग्स का और नेचर का। तो अब आप इसमें देखो कि कहाँ ह्यूमन बींग्स का और नेचर का ये रिलेशनशिप बता रहा है। बी में ये बात कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो ये तो नहीं, इसमें सिलेक्टेड स्पीसीज को कंजर्व करने की बात करता है। और डी में ये क्या कर रहा है? डी में ये बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो सिर्फ ये वन में बात करता है कि वैल्यू एंड मोरल स्टेटस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स ह्यूमन कंटेंट, की इन्वायरमेंटल एथिक मोरल रिलेशनशिप है ह्यूमन और नेचर के बीच में। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा यही था, सबसे पहले हमने अपनी क्लास को कवर किया, फिर हमने उसके कुछ पीवाईक्यू करे। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगी। ओके, थैंक यू।